नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज अगेन आईआर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये 1000 प्लस क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है जिसमें कि अभी हम आईआर के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आप हमें बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, अदरवाइज वन बाय वन हम सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप पा सकें। साथ में बताना चाहेंगे कि टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स यहाँ पर अपलोडेड क्लासेस के थ्रू अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट करें। कोर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट लगी हुई है, उससे अपने नोट्स बनाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस लगी हुई है, उनसे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, और ये सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बीपीएससी पीजीटी को फोकस करते हुए ये वीडियोस में बना रही हूँ। आगे देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया है। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द को बनाने वाले हैं, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, रूजवेल्ट, नेहरू, चर्चिल, स्टालिन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, रूजवेल्ट, ये राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र शब्द निर्मित किया गया था और इसका उपयोग अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम कब किया गया था, तो ये 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जब धुरी शक्तियों के विरुद्ध 26 देशों के प्रतिनिधियों ने युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया था। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द ये रूजवेल्ट के द्वारा गढ़ा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर अभिकथन है और उसका तर्क है। देखते हैं अभिकथन क्या कह रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। तर्क, आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। तो यहाँ पर अभिकथन है और उसका तर्क भी दिया गया है। सही कौन सा है वो आपको बताना है। सही है आपका ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए आर दोनों ही सत्य, दोनों ही हैं, दोनों ही कथन क्या है, सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे देखेंगे हम। तीसरा है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। यह धारणा किस पर आधारित है। सुरक्षा पर है, शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद या निशस्त्रीकरण। तो यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा जो है निशस्त्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम निशस्त्रीकरण का अर्थ देखें तो विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना, यही क्या है, निशस्त्रीकरण है। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष सार्क को गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था। तो जो सार्क संगठन है इसको गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में कब प्रारूपित किया गया, तो आपका हो जाएगा 1995 में। दक्षेस, इसको हिंदी में 1995 में इसको गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था। और अगर हम सार्क की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में दक्षेस बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो दक्षेस के निर्माण का आरंभिक प्रस्ताव बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की ओर से दिया गया था। तो अगर प्रस्ताव किसने किया गया था तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान, इनकी ओर से ये प्रस्ताव दिया गया था। और इसकी स्थापना कब होती है, यदि हम सार्क की बात करें तो स्थापना इसकी होती है 1985 में, इसकी जो है स्थापना होती है। और दक्षेस का 8वां सम्मेलन 1995 में भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। तो 1995 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है इसका 8वां सम्मेलन हुआ था, जिसका थीम था सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष। चलिए, इसके अलावा कई अन्य वर्ष भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि सार्क आश्रय वर्ष, ये आता है 1991 में, आश्रय वर्ष।
सार्क पर्यावरण वर्ष ये आता है 1992 में, और सार्क विकलांग वर्ष आता है 1993 में। कुछ ये ऐसे हैं महत्वपूर्ण हैं, पर ये आपसे पूछा गया है गरीबी उन्मूलन, तो ये हो जाएगा आपका 1995 में। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला क्या है कि वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से कहाँ के देशों को लाभ पहुंचाया है। एक बार जितने लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को सभी लाइक कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहे हैं आपके पास, और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमको मोटिवेशन मिलता है और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने के लिए। तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दें। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से कहाँ के देशों को लाभ पहुंचाया है। यूरोप और अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका। तो जो वैश्वीकरण है निम्नलिखित में से कहाँ के देशों को लाभ पहुंचाया है, तो ऑप्शन हो जाएगा यूरोप और अमेरिका, ऑप्शन ए। जो वॉलरस्टीन है इनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ का स्थानांतरण अर्धपरिद और परिद देशों को अर्धपरिद और परिद देशों से कोर देशों की ओर होता है। तो कोर में अधिकांश देश यूरोप और अमेरिका से संबंधित है, तो ये हो गया कोर, फिर ये हो गया अर्धपरिद और ये हो गया परिध। तो यहां से और यहां से कहां से स्थानांतरित होता है लाभ, यहाँ कोर में, और कोर में जो है ये यूरोपीय देश है, यूरोप और अमेरिका से संबंधित हैं, अधिकांश देश इसी यूरोप और अमेरिका से संबंधित हैं। तो यूरोप और अमेरिका, यहाँ पर इन देशों को लाभ मिलता है किसका, वैश्वीकरण का। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसकी मांग को बढ़ाया है। किसकी मांग को बढ़ाया है वैश्वीकरण ने, हस्तक्षेपवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य, समाजवादी राज्य, किसको किया है, तो ये हो जाएगा आपका अहस्तक्षेपवादी राज्य, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो ओहमे हैं, ओहमे विचारक हैं, इनके अनुसार भूमंडलीकरण एक सीमाविहीन विश्व की कल्पना है, जिसमें क्या होता है कि भौगोलिक बाधाएं इनका कोई मतलब, जो भौगोलिक बाधाएं होती हैं इनका कोई मतलब रह नहीं जाता है, तथा लोगों के मध्य देश काल की भिन्नता भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए वैश्वीकरण ने अहस्तक्षेपवादी मांग को बढ़ाया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो रहा है। और चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट, कौन है ये, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने नहीं किया था। वाक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, इन्होंने बोलने की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और भय से मुक्ति की स्वतंत्रता की बात की थी, परंतु यह शोषण से विरुद्ध स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का शब्द इन्होंने ही पहली बार उपयोग में लिया था, तो वो भी ध्यान रखेंगे। अभी अभी हमारा पहला क्वेश्चन वही था। संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने बनाया, तो रूजवेल्ट के द्वारा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति, इनके द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कुछ कथन दिए गए हैं और कोट भी दिए गए हैं, कौन से सही हैं। अभिकथन विकास के अधिकार से संबंध में सही है, सही देखना है आपको। विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया था। यह अनंत संक्राम्य मानव अधिकार है। इसे 1991 में वियना घोषणा एवं कार्य योजना में कोई जगह नहीं मिली थी, और वर्ष 1990 में मानव अधिकारों के आयोग ने इसके कार्यक्रम की निगरानी हेतु एक कार्य समूह की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन कौन से यहाँ पर राइट हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है आपका वो राइट है, इसमें ए और बी ये सही विकल्प हैं। ठीक है, विकास का अधिकार और अनंत संक्राम्य मानवाधिकार है, इसके जो है ए और बी ये दोनों सही हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर से आपके पास अभिकथन है, जिसमें एक अभिकथन और दूसरा तर्क है, देख लेते हैं क्या है। अभिकथन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर
1945 को हुई। तर्क है इसका मुख्य उद्देश्य विश्व की शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यहाँ कह रहा है कि दोनों सही हैं तथा जो ए है वो दूसरे की सही व्याख्या कर रहा है, और दूसरा है दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, सही है लेकिन गलत है, सही दोनों गलत हैं। आपका आंसर जो है यहाँ पर ए राइट होगा कि जो अभिकथन और तर्क यानी कि ए एवं बी दोनों सही हैं तथा जो बी सेंटेंस है, बी जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, या फिर इसको जो है अभिकथन ए आर कर सकते हैं। तो रीजन, असर्शन एंड रीजन, तो आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये यहां पर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दो कथन चीन की नीति जो हथेली एवं 5 उंगलियों के सिद्धांत के बारे में सही है। इसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं, इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख शामिल हैं, इसमें मिजोरम और मणिपुर शामिल है, इसमें त्रिपुरा और मेघालय शामिल है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इस नीति में ये जो हथेली एवं 5 उंगलियों का सिद्धांत है, ये कहता क्या है, इसमें जो है हथेली तिब्बत है और जो 5 उंगलियां हैं उसमें भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं लद्दाख है। तो आपका ए एवं बी सही हो रहा है। तो ए एवं बी यहाँ पर कौन सा आंसर, ये जो है राइट हो जाएगा। इसमें हथेली तिब्बत को बोला गया है, बाकी जो उनकी उंगलियां हैं भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं लद्दाख हैं। चलिए देखेंगे, और जिनके बारे में समय समय पर मांग करता है और अतिक्रमण करने की कोशिश भी करता रहता है चीन। आगे देखेंगे, उदारवाद उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं कौन कौन से हैं? विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन, बढ़ी हुई बेरोजगारी, प्रौद्योगिक उन्नत। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए बी डी, बी सी, ए सी और बी सी ए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा वो आपको देखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट हो जाएगा, ए बी एंड डी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि इससे क्या है, बढ़ा उत्पादन भी बढ़ा है, निवेश भी, विदेशी निवेश भी बढ़ा है और प्रौद्योगिक उन्नत भी बढ़ी है। तो ये तीनों ही राइट है यहाँ पर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अभिकथन गलत है? वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीयकरण है। वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसमें से कौन सा सही है, कौन से सही है वो आपको देखना है, बल्कि एक जो है गलत, सही ज्यादा है गलत एक है, तो गलत को देखना है। यहाँ पर वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतरराष्ट्रीयकरण, ये भी सही है। वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है, ये भी राइट है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है, ये सभी राइट है। लेकिन ये संकीर्ण संस्कृत को बढ़ावा देता है, ऐसा गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत ही देखना है। आगे देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही हैं? विश्व व्यापार संगठन के संबंध में अभिकथन देखने हैं आपको। यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसमें लगभग 680 स्टाफ नियुक्त हैं। तो इसमें तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल, जो कुछ स्टेटमेंट हैं बिल्कुल ही गलत दिख रहे हैं और आप सभी उसको पकड़ पा रहे होंगे। देखते हैं कौन कौन सा सही है इसमें, वो देख लेते हैं। तो पहला सही है, यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार से संबंधित है। और जो सी ऑप्शन है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर ए एवं सी, ये दोनों राइट हो रहे हैं। इसकी स्थापना हमने कई बार वीडियो में शायद कल भी बताया था, परसों भी बताया था, कब होती है, 1995 में होती है। चलिए, और ये जो गेट है उसका उत्तराधिकारी संस्था मानी जाती है। आगे देखेंगे हम, कानूनी दृष्टिकोण से मुलायम कानून किसे बुलाते हैं? पर्यावरणीय अधिकार, विकास का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार। तो कानूनी दृष्टिकोण से जो मुलायम कानून किसे बुलाते हैं, तो ये हो जाएगा विकास का अधिकार। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
जो सॉफ्ट लॉ शब्द है इसका तात्पर्य होता है अर्ध कानूनी साधनों से होता है, यानी कि जो पूरी तरह से कानूनी नहीं होते हैं वो अर्ध कानूनी होते हैं। इन्हें सॉफ्ट लॉ यानी कि मुलायम कानून कहते हैं, जिसमें कोई कानून रूप से बाध्यकारी बल नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि कानूनी रूप से कोई भी रूल रेगुलेशन पर बाध्यता नहीं होती है, और विकास का अधिकार सॉफ्ट लॉ के तहत आता है, अर्थात अपनी क्षमता, योग्यता तथा कौशल की वृद्धि का अधिकार, जिस पर राज्य किसी प्रकार की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। तो विकास का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मुलायम कानून, सॉफ्ट लॉ के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा कि जब कूटनीति समाप्त होती है युद्ध आरंभ होता है? एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट या हैंस मार्गनथाउ या माओ से तुंग? ऐसा कहने वाले कौन है? तो ये हो जाएंगे एडोल्फ हिटलर। ये नाजीवाद के जनक कुख्यात जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर, इनका जो है ये प्रसिद्ध कथन है कि जब कूटनीति समाप्त होती है युद्ध आरंभ होता है। हिटलर, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन गलत युग्म है? मेल्टिंग पॉट यूएसए, बॉइलिंग पॉट इजराइल, सलाद बाउल भारत और फ्रूट बाउल यूके। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर फ्रूट बाउल, यही गलत है, बाकी सभी ये सही हैं। आगे देखेंगे, प्रसन्नता सूचकांक निम्न में से किस देश का सृजन है? भूटान का है, नेपाल का है, यूके का है या स्विट्जरलैंड का है? प्रसन्नता सूचकांक, इसके बारे में हमने पहली बात की है। तो ये जो भूटान का है, किस देश का सृजन है? भूटान का है। भूटान दक्षिण एशिया का एक पहाड़ी देश है। यहाँ भौतिक संसाधन तो काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु उनकी दोहन की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है, और इनकी यहाँ पर जनसंख्या भी अभी कम है। तो जो प्रसन्नता सूचकांक है ये किसी मतलब इसी देश यानी कि भूटान का सृजन है। आगे देखेंगे, ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ब्रेक्जिट का तात्पर्य है यूके का यूरोपियन यूनियन को छोड़ना। बी कह रहा है यूरोपियन यूनियन के संबंध में यूके में भारी आर्थिक भार व बेरोजगारी को जन्म दिया है। ब्रेक्जिट वाद विषय ने पीएम डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य किया। ब्रेक्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाता ने अपना वोट दिया। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको दिखना है। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो ब्रेक्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाता ने अपना वोट दिया, यही जो है सत्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ब्रेक्जिट है क्या, इसको समझ लेते हैं। ब्रेक्जिट जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, ब्रिटेन और एग्जिट। इसको देख लेते हैं, ब्रिटेन, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। और अगर हम देखें ये इसका मतलब क्या है कि यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन को बाहर होना, इसका मतलब ये हो रहा है कि यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का बाहर होना। जो ये 1916 में इंग्लैंड की जनता के द्वारा एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह के द्वारा इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन से पृथक होने का जनादेश दिया गया, ठीक है। और ब्रेक्जिट के पक्ष में इंग्लैंड के अधिकांश लोगों ने अपना वोट दिया था, जबकि यूरोपीय यूनियन में बने रहने के समर्थन में स्कॉटलैंड एंड उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने मतदान किया था। तो ब्रेक्जिट का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाए। आगे देखेंगे, किस अंतरराष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए? कोपेनहेगन 2009, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, डरबन कॉन्फ्रेंस 2011 एंड रियो डी जेनेरियो 1992। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसने दिया था? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये पर्यावरण से संबंधित है, और ग्रीन हाउस उत्सर्जन सीधा सीधा पर्यावरण से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जस्टिन बेलो पद का क्या अभिप्राय है? युद्ध की ओर उचित प्रस्थान, वैध बल का सीमित प्रयोग, युद्ध का उचित संचालन, उपयुक्त सभी। क्या है यहाँ पर? तो ये युद्ध का उचित संचालन है। जस्टिन बेलो
जसिन बेल, ये क्या है? ये एक लैटिन शब्द है जिसका अगर मतलब देखें तो युद्ध का उचित संचालन होता है। तो इसका मतलब ही क्या होता है? युद्ध का उचित संचालन। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। और यहाँ पर जसिन बेलो, क्या इसका ये मतलब हो गया। और ये एक कैसा शब्द है? ये एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है जिसका मतलब ये होता है युद्ध का उचित संचालन। चलिए, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो गया। देखते हैं अगला। भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है? जापान, अमेरिका, यूके या फिर ब्राजील? तो भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके। ये ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। देखेंगे आगे। फ्लाइंग बीस शब्द बंध निम्न में से किस संस्था से जुड़ा है? आसियान से, सार्क से, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ब्रिक्स? फ्लाइंग बीस की बात हो रही है, तो ये जुड़ा हुआ है आसियान से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में होती है। कब होती है? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, और कहाँ है? थाईलैंड। इसका अगर हम बात करें कि इसका स्थापना हुई कहाँ थी, तो जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, उसी में इसकी स्थापना हो जाती है। इसका ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस और मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड व वियतनाम इसमें शामिल हैं। आगे देखेंगे। निम्न में कौन सा हंस जे मार्गेनथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? तो कौन सा है? पहला है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, दूसरा है पॉलिटिक्स विद इन नेशंस, तीसरा है पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, और चौथा है पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। ये इनकी काफी फेमस पुस्तक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जिसका सब टाइटल है द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। आती कब है? 1948 को ये आती है। और जो हंस जे मार्गेनथाउ है 20वीं सदी के यथार्थवादी विचारक हैं। आगे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का व्यवस्थित कालानुक्रम है। यूथॉन, कॉल वॉल्डहाइम, डैग हैमरशोल्ड, बुतरस घाली। तो इसको सीधे हम देख लेते हैं, इसमें जो है कौन सा सही है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे आपके डैग हैमरशोल्ड आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे यूथॉन, उसके बाद आ जाएंगे आपके जो वॉल्डहीम है आ जाएंगे, कुर्त वॉल्डहीम आ जाएंगे, और फिर बुतरस घाली आ जाएंगे। मिसप्रिंट है, बुतरस घाली आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इस पर हमने जो महासचिव हैं इन पर पूरी क्लास ली है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्या क्या पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, वो सब हमने उसमें किया है। यूएन महासचिव के नाम से वीडियो जा चुका है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है? राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक क्या नहीं है? कूटनीति, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति का उपयोग, विश्व संगठन में शामिल होना। तो इनमें से कौन सा नहीं है? जो विश्व संगठन में शामिल होना राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यही नहीं है, बाकी ये भी है, कूटनीति भी है, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति का उपयोग, ये सभी आ जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे, और ये निश्चित ही वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। साथ में यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ।